गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये क्लास हम लोग जो ले रहे हैं आज हम लोग CUCET के 2021 के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज का पार्ट है ईडी का। ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑप्टिक्स से क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग ईडी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिंस आप सभी जो यहाँ पर आपने ईडी का क्रैश कोर्स पेपर लिया है, दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग टू सॉल्व। ओके, just for 20 days, right? So let's solve this question. पहला क्वेश्चन क्या है? ऑनलाइन जो हम लोग ने क्लास कोर्स दिए हो CUCET के लिए, और we will do the numericals right now, right? हम लोगों ने अब तक आपका पढ़ा है, जो भी कंसेप्ट्स पढ़े हैं, जो ओवरव्यू लिया है, अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखो, मेरा क्या कहना है कि आप जैसे जैसे सब्जेक्टिव पढ़ते जाते हो ना, मतलब जैसे जैसे एक टोटल मैटर पढ़ते जाते हो, साथ में न्यूमेरिकल्स भी करना सॉल्व करो, साथ में पेपर सॉल्व करो। ये आपकी प्रैक्टिस को और एनर्जी को मेंटेन रखती है, ठीक है। और हमेशा देखना कितने समय में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज क्या होता है ना कि आपको आते हैं और आप इसमें इतना ज़्यादा टाइम लेते हैं, क्योंकि बाकी सारे जो पीछे के इजी क्वेश्चंस रहते हैं वो हो ही नहीं पाते, ठीक है। तो CUCET में आपको ऐसे मैं करवाऊंगी अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो आपको देख के ही लग जाएगा कि ओ माय गॉड, दिस आर सो इजी एंड दे आर डायरेक्टली। कुछ होते हैं कि थोड़ा सा हाथ चलाना, राइट। सो डोंट नीड टू वेस्ट मोर टाइम। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर, जिसकी रेडियस दी हुई है r, द इमेज चार्ज एंड डिस्टेंस। सी, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ इमेज चार्ज। इमेज चार्ज की ये प्रॉब्लम है। ऐसे मैंने YouTube में बहुत सारे लाइव क्लासेस ले चुकी हूँ, जिसमें मैंने इमेज चार्ज को दिया है। इधर मेरे चैनल में इसके नोट्स मौजूद हुए हैं। देखो, इमेज चार्ज क्या होता है, जैसे कि इसमें इसने कंडक्टिंग सरफेस बोला, तो मैं डायरेक्ट वही यूज करती हूँ। सोचो ये मेरा एक कंडक्टिंग सरफेस है, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर है। अब इसने बोला है कि ये ग्राउंडेड, दैट मींस हमने चलो इसको ग्राउंड कर दिया। अब ग्राउंडेड होने के कारण अगर मैं ये एक पॉइंट लूँ और ये एक पॉइंट, लेट अस आई एम टेकिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है, एक ये पॉइंट लूँ और एक ये पॉइंट लूँ, तो इन दोनों के सरफेस पर क्योंकि ये ग्राउंडेड है, तो यहाँ की जो VP होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, जीरो पोटेंशियल पर, और VA जो होगी वो होगी जीरो पोटेंशियल पर, ठीक है। ये अगर इसका सेंटर है, तो बोला है कि इसकी रेडियस क्या है, R है, कैपिटल R है, और सेंटर से एक डिस्टेंस है, सॉरी, सेंटर से एक डिस्टेंस है, सेंटर से एक डिस्टेंस है, जिसको हमने ये पढ़ना है, सेंटर से एक डिस्टेंस है इतना 3r। 3r पर उसने एक चार्ज Q डाला है, तो बोला है कि इस QR चार्ज के कारण जो इमेज चार्ज बनेगी और इमेज चार्ज की जो डिस्टेंस बनेगी वो क्या होगी, वो क्या होगी। मतलब अगर मैं बोलूँ कि मेरा सोचो इमेज चार्ज यहाँ पर है, जो कि सेंटर से डिस्टेंस B पर है, ठीक है, इसको मैंने Q डैश बोला, तो मैं बोलूँगी Q डैश जो है मेरा इमेज चार्ज है, इमेज चार्ज है, और इसकी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर क्या है, B है। तो ये B और Q डैश को रेशियो को निकालना है। इमेज चार्ज क्या है, इमेज चार्ज जस्ट लाइक मिरर्स है। मिरर के ऊपर अगर कोई चार्ज बनी हुई है, ठीक है, तो इसका ऑपोजिट हमें यहाँ पे मिलेगा नेगेटिव डिस्टेंस के साथ, ठीक है। एक रेशियो चार्ज का मिलता है, उससे हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे कि जो ग्राउंडेड सिस्टम है उसमें हम दिखा सकते हैं कि इसके ऊपर फोर्स कितना एक्सर्ट किया, या पोटेंशियल एनर्जी कितनी लगाई, या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाया, या पोटेंशियल कितना लगाया, ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। तो इमेज चार्ज फेनोमेना, आप विश्वास नहीं करोगे, it is very important from graduation to post graduation to PhD scholars, those are given CSIR net or GATE. We make them teach everything every time, we make them teach every day every time about this image charge. So हम लोग जो इमेज चार्ज का डिस्कशन कर रहे थे, उसमें हमने क्या देखा कि यहाँ पर VA और VB पोटेंशियल जीरो होगा, प्लस दोनों सेम होगा क्योंकि ये कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएगा। तो हम क्या करेंगे कि एक बार हम लोग क्या करेंगे कि एक बार VA का लेते हैं, एक बार VB लेते हैं, ठीक है। तो VA क्या हो जाएगा,
ये इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा एक बार इस चार्ज का ले रहे हैं, तो पहला है ये वाली चार्ज क्यों। अब डिस्टेंस क्या है, हमेशा याद रखना जब भी हम लोग इमेज चार्ज प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं तो डिस्टेंस हमेशा हम सरफेस से लेते हैं। ठीक है, हमेशा हम सरफेस से लेते हैं। तो मुझे बताओ इतना तो r हो गया, ठीक है, और ये टोटल 3r है, दैट मींस 3r माइनस r, 3r माइनस r प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डैश के लिए लिखेंगे। q डैश के लिए क्या हो जाएगा, हमने VA पोटेंशियल लिया है, ठीक है, तो q डैश के लिए क्या हो जाएगा, q डैश 1/4 पाई डैश हो गया। अब इतना डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस r माइनस b हो जाएगा, r माइनस b, ये दोनों तो इसके डिस्टेंस हो गए। ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो और ये हो जाएगा q अपॉन 2r प्लस q डैश अपॉन r माइनस b इज इक्वल टू 0। ये चला जाएगा उधर जाके, तो मेरे पास रेशियो क्या बचा, मेरे पास बचा q अपॉन 2r इज इक्वल टू माइनस q डैश अपॉन r माइनस b, और हम क्या लिख सकते हैं q बाई q डैश इज इक्वल टू q बाई q डैश इज इक्वल टू माइनस 2r अपॉन r माइनस b। ये इक्वेशन नंबर 1 है। सेकेंड इक्वेशन हम क्या देखेंगे, अब हम पोटेंशियल इस पॉइंट पे देखेंगे। अब हम पोटेंशियल किस पे देखेंगे, इस पॉइंट B पर, क्योंकि दोनों का वैल्यू 0 है और दोनों एक ही पोटेंशियल सरफेस बना रहे हैं। इससे क्या आ जाएगा BB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन, ये टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, इतना तो 3r है प्लस ये r है, तो क्या हो जाएगा 3r प्लस r प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डैश अपॉन, q डैश अपॉन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बताओ, ये तो b है और इतना r है, तो r प्लस b, ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं q अपॉन 4r प्लस q डैश अपॉन r प्लस b इक्वल टू 0, और हम ये भी कर सकते हैं कि q बाई 4r इज इक्वल टू माइनस q डैश अपॉन r प्लस b, ठीक है, और हम इसको क्या लिख सकते हैं q बाई q डैश इज इक्वल टू 4r अपॉन r प्लस b। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों तरफ q बाई q डैश है, तो हम दोनों के q डैश को इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि माइनस में आएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2r बाई r माइनस b इज इक्वल टू माइनस 4r बाई r प्लस b। कर दो, r कैंसिल कर दो, 2 कैंसिल कर दो, तो ये क्या हो जाएगा r प्लस b अपॉन r माइनस b इज इक्वल टू 2। तो दिस इंप्लाइज दैट r प्लस b इज इक्वल टू 2r माइनस 2b। दिस इंप्लाइज दैट व्हाट, ये हो जाएगा, यहाँ पर r बचेगा और यहाँ पर 3b बचेगा। दिस इंप्लाइज दैट b जो डिस्टेंस है जहाँ पर हमारी इमेज चार्ज बनी है, जहाँ पर हमारी इमेज चार्ज बनी है, वो क्या हो जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ r, ठीक है। अब अगर कोई बोले कि इमेज चार्ज क्या है, तो इमेज चार्ज हम निकाल देंगे q बाई q डैश इज इक्वल टू क्या था, कुछ भी लिख लो, माइनस 2r अपॉन r माइनस b लिख दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2r अपॉन r माइनस b कितना है r बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 6r अपॉन 3r माइनस r 2r, ठीक है। तो इज इक्वल टू r कट गया यहाँ पे 3, तो ये कहाँ पे बनेगा माइनस 3 पर, ठीक है। तो ये जो रेशियो हुआ q बाई q डैश इज इक्वल टू माइनस 3। दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा q डैश 1/3 टाइम्स ऑफ q माइनस टाइम इज इक्वल टू q डैश, ठीक है। ये तुम्हारा चार्ज जो इमेज चार्ज बन रही है और ये जो इमेज चार्ज की डिस्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लैप्लास इक्वेशन इन अ सीजीएस सिस्टम। आज मैंने क्या किया है, सारे के सारे ईडी के क्वेश्चंस को ही आप लोग के लिए लिया है, ओके। देखो जब हम लोग थर्मोडायनामिक इक्वेशंस में पढ़ते हैं तो हमारे पास दो इक्वेशंस के पेयर्स होते हैं, एक होता है पॉइजन्स इक्वेशन और दूसरा होता है लैप्लास इक्वेशन। दोनों में बस एक डिफरेंस है, दोनों में ही एक डिफरेंस है। पॉइजन्स इक्वेशन कहता है कि जहां पर
हमारा चार्ज ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, जहां पर हमारा चार्ज ऑलरेडी मौजूद है तब हम क्या लिखते हैं, पॉइजन्स इक्वेशन। मतलब हमारा राइट हैंड साइड में कोई वैल्यू आती है, और याद रखना पॉइजन्स इक्वेशन का बहुत 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 वास्ट एप्लीकेशंस होते हैं। कैपेसिटर्स में हम लोग इसका यूज करते हैं पोटेंशियल वगैरह और इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकालने के लिए। फिर पॉइजन्स इक्वेशन का इस्तेमाल हम लोग बाउंड्री कंडीशंस में करते हैं। जब हम लोग बाउंड्री कंडीशंस आप लोगों को डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को ये पता रहेगा कि कैसे हम लोग इसको डिराइव करते हैं। आरपीएससी वगैरह एग्जाम में हम लोग बाउंड्री कंडीशंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। सो व्हाट आई विल से कि इसका इस्तेमाल व्हेन चार्ज इज प्रेजेंट, व्हेन चार्ज इज प्रेजेंट, राइट। जब चार्ज प्रेजेंट रहता है तो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हो जाता है। रो क्या है, टोटल चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और ये लैप्लास इक्वेशन व्हेन चार्ज इज नॉट प्रेजेंट, व्हेन चार्ज इज नॉट प्रेजेंट, जब चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है तो इसका मतलब अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर फाई, फाई क्या है, पोटेंशियल है, फाई क्या है, पोटेंशियल है, इज इक्वल टू 0। डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0। और पॉइसन इक्वेशन क्या बोलता है, डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ये दो इक्वेशंस है पॉइसन और लैप्लास। तो बस सीजीएस सिस्टम में अब देखना कि सीजीएस सिस्टम में -4 पाई हो, कहीं कहीं आप ये पढ़ोगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। ये क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड टू दैट एट द एक्सट्रीम एंड्स। देखो आप लोगों ने सोलेनॉइड क्या होता है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो इसका देखो जब हम देखते हैं व्यू तो ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। अब इसका सेंटर ले लो तो ये डिस्टेंस मिलेगी, मतलब एक यूनिफॉर्म रेडियस वाली जो पार्ट होती है। तो इसने क्या बोला है कि मुझे जो रेशियो चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का, इसके सेंटर पर कितना होगा और इसके एंड्स पर कितना होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड टू दैट एट द एक्सट्रीम पॉइंट। अब देखो सोलेनॉइड जो है वो क्या होता है, इस टाइप का मटेरियल होता है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसको ऐसे खोल के देखेंगे तो हमें ये सर्कल नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका मतलब इसका सेंटर एक होगा, तो ये यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस सेंटर से होगा, ठीक है। तो हम जब इसको देखेंगे तो एक्चुअली क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यहाँ पर एक सेंटर सी है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, और ये इसके दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं ए और बी, ठीक है। ये एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, तो हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सर्कल नुमा स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे एक सर्कल नुमा स्ट्रक्चर बन रहा है, और ये क्या है, लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है। तो आप लोग हमेशा देखे होंगे कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड्स का निकालते हैं सेंटर के पॉइंट से, ये सेंटर की एक्सियल लाइन है, तो यहाँ पर अगर मैंने पॉइंट ले लिया तो दो एंगल्स जो बनते हैं, इन दो एंगल्स पर हम लोग लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सोच लो, अगर मैंने अल्फा दिया, इसको मैंने बीटा, ठीक है, इसको अल्फा दिया, बीटा दिया, ये इसके दो एक्सट्रीम पॉइंट्स है ए और बी, और ये इसका सेंटर है। ये एक सोलेनॉइड है, कैसा सोलेनॉइड, कैसा सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है। चलो, तो जब हम सेंटर पे देखेंगे, एट सेंटर देखेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 0 होगा। और हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड क्या होता है भाई, म्यू नॉट एन आई। अगर मैंने इसको फ्री स्पेस दिया है तो मैंने डायरेक्ट म्यू नॉट ही इसको एज्यूम किया है, और कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, राइट। अल्फा बीटा दोनों 0 है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, cos 0, तो इसका मतलब ये कट के 1 आ जाएगा, ये कट के 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 म्यू नॉट एन आई, राइट, 2 म्यू नॉट एन आई, ठीक है। नेक्स्ट चलो, अच्छा ये क्या होता है, अपॉन 2 होता है, राइट। हाँ, सो ये क्या हो जाएगा, अपॉन 2, तो 2 कट गया, इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये किस पर आया, ये सेंटर पर आया। अब हम एक्सट्रीम पॉइंट्स लेंगे, मतलब इन दोनों पॉइंट्स पर लेंगे, तो इन दोनों पॉइंट्स पर क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड एट एक्सट्रीम पॉइंट्स, राइट।
एक्सट्रीम पॉइंट्स पे क्या आ जाएगा, एक हो जाएगा तुम्हारा क्या π/2 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे इस एंगल को हम एक्सट्रीम ऐसे कर देंगे, मतलब हमने क्या बोला कि अल्फा को हम घुमा के ऐसे कर दे रहे हैं तो ये 90 डिग्री आ जाएगा और इसको हम घुमा के 0 कर दे रहे हैं। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा μ0 ni/2 और यहाँ पे हो जाएगा cos π/2 प्लस cos 0। ठीक है, ये तो 1 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या बचा μ0 ni/2। राइट, अब इन दोनों का रेशियो ले लो, इन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, इन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर मैं सेंटर और क्या लूं एक्सट्रीम पॉइंट लूं तो एट सेंटर अपॉन एट एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, तो एक का आया है क्या 1/2 और एक का आया है 1, तो 1/1/2 तो इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद an EM wave propagating in free space E is equal to this I and E naught cos of this I। ये क्वेश्चन इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि बच्चे से टीचर ने एग्जामिनर ने क्या पूछा है, कंसेप्ट पूछा है। ओके, एग्जामिनर ने बच्चों से कंसेप्ट पूछा है, तो आपको इसका फुल कंसेप्ट पता चलना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जब हम एक ईएम वेव की बात करते हैं तो एक नॉर्मल सा ईएम वेव अगर मैं लिखूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x और t का लिख देते हैं, यहाँ पर तीनों का लिखा है। ठीक है, ये साइन होता है प्रोपागेटिंग वेक्टर के लिए। ठीक है, और ये साइन होता है कि खुद जो फील्ड हमने ली है वो फील्ड कहाँ पर है। तो तुम देखो दोनों ही आई डायरेक्शन में है, इसका मतलब क्या है कि ई ट्रैवल कर रहा है। अब जब हम यहाँ पे नॉर्मली ई नॉट कॉस ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी लिखते हैं तो हम कहते हैं कि वेव जो मूव कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, लेकिन जब यहीं पे हम प्लस कर देते हैं, यानी जब हम लिखते हैं ई नॉट कॉस ऑफ के जेड प्लस ओमेगा टी, तो इसका मतलब वेव जो है हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ओके, जब ये वेव हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो हम ये कह रहे हैं, अब देखो किस टाइप की वेव बन रही है, इसका मतलब एक स्टैंडिंग वेव बन रही है। इसका मतलब ये क्या है, एक स्टैंडिंग वेव बन रही है जो यहाँ पे स्टक है, यहाँ से ये ऐसे ऐसे जा रही है लेकिन वापस ये वैसे ऐसे आ भी रही है क्योंकि ये बैकवर्ड भी हो रही है फॉरवर्ड भी हो रही है, तो यहाँ पे एक स्टैंडिंग वेव बन रही है। अब इसमें पूछा क्या है कि एवरेज एनर्जी कैरिड बाय द वेव। तो अब बताओ, हम लोग जो एनर्जी निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर से निकालते हैं, और जब हम पॉइंटिंग वेक्टर से निकालते हैं तो हम क्या कहेंगे कि एनर्जी फ्लो कर रही है, एनर्जी फ्लो कर रही है, एनर्जी फ्लो कर रही है और वापस भी तो आ रही है उसी डायरेक्शन में। सो ये दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगे बेटा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाने के कारण हमें जो मिलेगा वो वैल्यू, इसकी आंसर 0 होगा, आंसर विल बी योर 0। ये टोटली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको बच्चे क्या करेंगे, इसको cos ऑफ a माइनस बी, cos ऑफ a प्लस बी, फिर खोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, डायरेक्ट e नॉट cos ऑफ k z हो जाएगा अगर वो ऐसे खोल के करेंगे तो। नहीं, यहाँ पे आपको समझना है कि एक स्टैंडिंग वेव बना रहा है और एनर्जी फ्लो के वजह से यहाँ का आंसर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन है, इन एन EM wave the electric field amplitude is this, oscillate with this, the energy density। अब मुझे ये बताओ कि जो ऑक्सीलेशन हो रहा है, फ्रीक्वेंसी दी है, एनर्जी डेंसिटी क्या है। एनर्जी डेंसिटी अगर मैं देखो, एनर्जी डेंसिटी ई टोटल जो यू होता है वो क्या होता है, ई का भी होगा प्लस किसका होगा, मैग्नेट का भी होगा। दोनों का जब हम करते हैं तो एक बार एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आता है प्लस वी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इनटू 1/2, हाफ इसका हाफ इसका। जब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, कैसे सिंपलीफाई करेंगे भाई, ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट से सिंपलीफाई करेंगे। अगर ये फ्री स्पेस में ट्रैवल कर रही है तो टोटल हमें क्या मिल जाता है, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर मिल जाता है। तो हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं, हमें तो ये बस एक्स्ट्रा टर्म दिया है फिर से बच्चों को मैनिपुलेट करने के लिए। हमें सिर्फ और सिर्फ 6.2 का होल स्क्वायर चाहिए इनटू एप्सिलॉन नॉट चाहिए और कुछ नहीं। ये हमारी एनर्जी डेंसिटी निकल जाएगी। ओके,
इज दिस क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेरिएशन ऑफ ई एंड आर इज ऑब्जर्व। देखो उसने एक ग्राफ दे दिया है और बोला है कि हमें एक ऐसा वेरिएशन मिला हुआ है। देखो इसके ऑप्शंस क्या दिए? ऑप्शंस आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। देखिए, ओके फाइन। क्वेश्चन है, ऑप्शंस दिया हुआ है लाइन चार्ज, सॉलिड स्फीयर, शीट ऑफ अ चार्ज एंड इट अ स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल दिया है, शीट ऑफ द चार्ज दिया है एंड लाइन चार्ज दिया है और सॉलिड स्फीयर दिया है। सो अब बताओ, यहां पर तो एक इक्वल कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है? कांस्टेंट आने के बाद यहां से वो डिक्रीज करना स्टार्ट। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड पहली चीज हम ये जानते हैं कि 1/r होता है कि r स्क्वायर होता है, इज 1/r स्क्वायर, राइट? 1/r स्क्वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगा कि क्या कहेंगे? हम कह रहे हैं कि यहाँ तक ये कांस्टेंट जा रही है। इसका मतलब क्या कि अगर मैं इसको देखो, हमारे पास दो चीज है, एक तो हमारे पास सॉलिड स्फीयर होगा और या तो हमारे पास हॉलो स्फीयर होगा, ठीक है? स्फेरिकल शेल जिसे हम कहेंगे। अगर हमने शेल बोल दिया तो बोलेंगे कि यहाँ पर अगर r है तो सेम टू सेम आएगी, लेकिन जैसे ही इसके बाहर जाएगी तो वो 1/r स्क्वायर से घटती जाएगी। तो यहाँ पर भी शेल के साथ भी वही चीज होती है, ठीक है? शेल के साथ भी हमारे साथ वही चीज होती है, लेकिन अगर ये बोल देता कि हॉलो शेल है तब चीज डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि भीतर आपका क्या हो जाता है? हॉलो कंडक्टिंग शेल अगर कहते हैं भीतर का, तो वो हमारी जीरो हो जाती है भीतर और बाहर हमारा एक घटता जैसे घटता है। लेकिन यहाँ पर उसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, तो इसलिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उस ऑप्शंस में सॉलिड तो होगा नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका स्फेरिकल शेल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्फेरिकल शेल। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को देखेंगे तो मैंने इसमें कई आई थिंक 25 और 26 एग्जाम्पल्स जिसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट होते हैं, उसका क्या ग्राफ है, क्या फॉर्मूला है, क्या हमने अपलोड करके रखा है, ठीक है?